आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाते हैं जिसकी उम्र तो लगभग 70-80 साल की हो गई, लेकिन उसका दर्द आज भी जिंदा है। बुढ़िया हो गई हूँ बेटा, अब कौन सा राज छुपाना। कई साल बीत गए उस बात को, पर दिल का घाव आज भी ताज़ा है। सास मर गई, जेठ मर गए, ससुर भी मिट्टी में समा गए, पर जो बीत गई वो बीतती नहीं। मेरी उम्र कोई 15-16 बरस रही होगी जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी। गांव के लोग कहते, बड़ी किस्मत वाली हैरी गिरिराज के बेटे की पत्नी बनने जा रही है। अमीर खानदान है। कौन जानता था कि किस्मत तो कब्र में गाड़ दी गई थी और मैं बस एक जिंदा लाश बनकर उस घर की दीवारों में कैद होने वाली थी। ससुराल में आए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। उम्र छोटी थी, अनुभव कम और दिल बहुत मासूम। उस दिन दोपहर के समय मेरी जेठानी ने बड़े ही स्नेह से मुझे अपने पास बुलाया। मेरी जेठानी उम्र में मुझसे लगभग दुगुनी थी। उनकी शादी भी मुझसे कई पहले हो चुकी थी। वो अब अपने ससुराल में अच्छे से बस चुकी थी और समझदार भी थी। उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए मीठा भात परोसा। चावल में ढेर सारा घी और गुड़ डाला हुआ था। इतना घी मैंने पहले कभी किसी भात में नहीं देखा था। उनके हाथ से खाना खाते खाते उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तुझे तेरे माता पिता कितना प्यार करते हैं? उस समय बेटियों के लिए माता पिता का स्नेह दिखाना आसान कहाँ था। ज़माने के रिवाजों में बेटी तो जैसे पराई अमानत मानी जाती थी। पर ना जाना क्यों उस सवाल पर मेरा मन एकदम भरा आया और मैंने कह दिया, माँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी विदाई के वक्त जब सब चुप थे तो बस मेरी माँ ही थी जिनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बात सुनकर जेठानी मुस्कुराए और हाथों से मुझे एक और निवाला खिलाते हुए बोली, अच्छा खा, मीठा भात खा, घी देख कितना डाला है मैंने घी की चमचमाहट देखते हुए कहा, इतना ज़्यादा घी? थोड़ा कम कर देती तो अच्छा होता। जेठानी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, तुझे तो घी खूब खाना चाहिए, तभी तो तेरे शरीर में ताकत आएगी। बिना खाए पिए कैसे चलेगा? जो झेलना है वो तो अभी बाकी है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या झेलना है मुझे? वो बस मुस्कुराई और कहा, कुछ नहीं, खा मीठा भात। उस दिन के बाद जेठानी ने जैसे मेरी जिम्मेदारी ही ले ली थी। रोज़ मुझे अपने कमरे में ही सुलाते, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते। हर दिन मेरे लिए दूध, घी, काजू, बादाम का इंतजाम होता। कभी कभी मन में सवाल उठता, क्यों इतना खिला रही है? पर जेठानी बस एक ही बात कहती, बिना खाए शरीर में जान कहाँ आएगी? और मैं उस मासूम उम्र में यही सोचती रही कि ये सब मेरे भले के लिए है। पर जैसे कोई बकरा हलाल होने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, वैसे ही मुझे भी तैयार किया जा रहा था। ये बात तो तब समझ आई जब वक्त ने अपनी परतें खोली। 4-5 दिन बाद एक दिन शाम के समय मेरे कमरे में एक बूढ़ी औरत आई जो मेरी सास थी। उसका चेहरा कठोर, नीयत कुछ अलग तरह की लग रही थी। उसने मेरे हाथों को पकड़कर ध्यान से टटोला, हथेलियों को निचोड़ा, चेहरा घुमा फिरा कर देखा और बुदबुदाई, थोड़ी ताकत तो आई है, अभी और लगेगा समय। उसके बाद वो हर दूसरे तीसरे दिन आती और मेरा शरीर इसी तरह से जांचती जैसे मैं कोई जानवर हूँ जिसे कसाई काटने से पहले तोलता है। हफ्ते भर में सचमुच मेरे शरीर में थोड़ा और बदलाव आ गया था। चेहरा थोड़ा भरा भरा सा दिखने लगा। धीरे धीरे 1 महीना भी बीत गया। मेरा शरीर अब पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त लगने लगा था, पर मन में सवाल एक ही गूंजता रहा, मैं दुल्हन हूँ पर अपने पति से अब तक मिली क्यों नहीं? एक दिन जेठानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, बड़ी इच्छा होती है ना अपने पति से मिलने की? मैंने नज़रें झुका ली, शब्द नहीं निकले, पर मेरी आंखों ने सब कह दिया। मेरी जेठानी ने मेरी नज़रें पढ़ ली और बोली, सब्र कर, जो तुझे चाहिए वो भी जल्दी ही तुझे मिलेगा, तेरी सोच से ज़्यादा। कुछ दिन बीते। मेरा शरीर अब स्वस्थ और ठोस हो गया था। मेरी सास फिर आए। उन्होंने भी मेरे शरीर को देखा और कहा, हाँ, अब तो लड़की मजबूत लगती है, अब तो ठीक है। और फिर वो दिन आ गया। मुझे नए कपड़े पहनाए गए। जेठानी ने मुझे दुल्हन की तरह सजाया। बालों में गजरा, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ और पैरों में पायल। सजी धजी मैं जिसे किसी अनदेखी परीक्षा में बैठने जा रही थी। जेठानी ने मुझे बड़े स्नेह से कहा, आज से तू पूरी सुहागिन कहलाएगी। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी। एक अनजानी खुशी के साथ साथ कोई डर भी पल रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उम्र कोई 60-65 साल रही होगी। उसे देख मैं अचंभित रह गई। जैसे ही मैंने उसके पैरों में झुकी उसे आशीर्वाद लेने के लिए, तभी दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी गई।
मेरे मन में जैसे तूफान आ गया। क्या यही मेरा पति है? क्या मेरी शादी इसी बुजुर्ग आदमी से हुई है? मेरा दिल टूट कर रह गया। वो आदमी चुपचाप मेरे पास आया, मेरे घूंघट को हटाए बिना मेरे शरीर से कपड़े हटाने लगा। ऐसी हरकत से खुद को बचाने की असफल कोशिश करती। उसका नज़रिया बेहद भयावह था। मैं डर से कांप रही थी, पर कोई चारा नहीं था। रात बीती। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो मैं रोते ही अपनी जेठानी से लिपट गई। मैंने रो रो कर सब बता दिया। जेठानी ने बस शांत स्वर में कहा, हमारे इस घर में यही सब होता है, अब शांत रह, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। पर यह सिलसिला वहीं नहीं रुका। अगली रात मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजाकर एक और नए कमरे में भेजा गया। इस बार वहाँ एक और आदमी जो मेरा जेठ था। उम्र रही होगी लगभग 40-45 साल। वही कहानी फिर दोहराई गई। तीसरी रात आए, एक फिर नया कमरा, एक नया चेहरा और वही डरावना अनुभव। और फिर चौथी रात। इस बार मुझे असल में मेरे पति के पास भेजा गया। वो मेरे सामने बैठा था, उम्र में मुझसे थोड़ा ही बड़ा, चेहरा मासूम सा, जैसे कोई बच्चा हो। उसका व्यवहार अजीब था। वह मुझसे बात करने में हिचकिचाता, आंखें झुका लेता और कभी कभी तो कमरे में मेरी मौजूदगी से ही अनजान बना रहता, जैसे कोई किशोर लड़का किसी अनजानी दुनिया में खोया हुआ हो। ना कोई अपनापन, ना कोई स्पर्श, सिर्फ एक अनकहा सन्नाटा हमारे बीच पसरा रहता। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरे जीवन का सिलसिला वैसा ही था। दिन में घर के काम, रसोई में जेठानी के साथ बर्तन मांजना, आटा गूंदना, सब्जी काटना और रात होते ही किसी कमरे में भेज दिया जाना, जहां न चाहते हुए भी जाने की मजबूरी रहती। कभी किसी कमरे में कोई तो कभी किसी और कमरे में कोई दूसरा चेहरा। एक दिन मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। जेठानी ने बहुत ठंडे स्वर में कहा, लाड़ो, ये तो हमारे घर का दस्तूर है। तो भगवान का शुक्र मना कि तेरे साथ जो हो रहा है वो सह पाने लायक है। जो 2-3 लड़कियां तुझसे पहले इस घर में आई थी, वो तो इस दस्तूर को सह ही नहीं सकी और मर गई। उनकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, जैसे यह सब तो जीवन का हिस्सा हो। यदि कभी कुछ खाने में आनाकानी करती, जेठानी हंसकर कहती, घी खा लाड़ो, शरीर में ताकत रहेगी। हमारे घर में बहू को ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अब यह घी में डूबा भात जहर सा लगने लगा था, पर मना करती तो डांट पड़ती। कहते, यहाँ की बहुएं तो यही खाती है, जो नहीं खाती वो जिंदा नहीं रहती। दोनों जेठ और ससुर, सबका व्यवहार अब धीरे धीरे और बदल गया था। अब पहले से ज़्यादा खूंखार दरिंदों का सा हो गया था। अब तो न दिन का फ़र्क था न रात का। जब उनका मन होता, कोई भी मेरा हाथ पकड़ता और घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाता। बस चेहरा घूंघट से ढका रहता था, बाकी मेरे शरीर पर कोई वस्त्र न रहता। वो अपने मतलब का काम निपटाते और फिर जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ वैसे ही छोड़ कर चले जाते। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी, पर जिंदा थी। एक दिन जब घर के सारे काम निपटाकर मैं चुपचाप कोने में बैठी थी, तभी मेरी जेठानी और सास आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, कोई खबर है इसकी? कुछ हुआ क्या? जेठानी ने बड़ी ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, नहीं, अब तक तो कोई खबर नहीं मिली। फिर मेरी सास ने गुस्से से कहा, जितनी भी लुगाइयाँ इस घर में आई हैं, या तो मर गई या सारी की सारी बांझ निकली। अब इसका भी क्या करना है? मैं चुपचाप घूंघट में छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि इंसान तो मैं उनके लिए कभी थी ही नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों और पति से कहा, अब की तो यह भी बांझ निकली, अगली बार छोरी देखना ध्यान से, जो इस घर के काम आए। मेरे ससुर ने जवाब दिया, पहले भी 3 लुगाइयाँ मर चुकी है, अब कौन अपनी छोरी देगा हमारे हाथ में। सास ने हंसते हुए कहा, इस बार तगड़ा बनाकर रखेंगे, अच्छे से खिला पिला कर मोटा तगड़ा करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन जिंदा रहती है, फिर भी ना रही तो और देख लेंगे। उस पल मेरी रूह तक कांप गई थी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक जानवर हूँ जिसे काटने से पहले मोटा किया जाता है। और फिर एक दिन बातों बातों में सुना कि इस घर में फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है, नई छोरी की तलाश। मेरे ससुराल के लोग गांव में बहुत रसूखदार और संपन्न माने जाते थे। हज़ारों बीघा ज़मीन, ऊंची पहुंच और पैसे का घमंड।
यही उनका असली चेहरा था। इसीलिए उनके लिए किसी भी लड़की से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस इशारा भर करना होता और लड़के का रिश्ता पक्का हो जाता। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं भी अब उनके मतलब की नहीं रही, वैसे ही फिर से लड़कियां ढूंढने का काम शुरू हो गया था। जल्दी ही आसपास के गांव में एक और मासूम लड़की मिल गई। उसके माँ बाप भी यही सोचकर चुप थे कि शादी तो करनी ही है। लड़की का क्या भरोसा, आज जिंदा है तो कल बच्चा जनते जनते ही मर जाए तो कौन पूछता है। उस ज़माने में औरतों की मौत पर न कोई सवाल उठता था और न कोई अफसोस करता था। औरतें तो बस जनने और मरने के बीच कहीं गुम हो जाती थी। शादी हुई, सब कुछ वैसा ही सीधा साधा। भला कोई कैसे बताता कि सुहागरात एक पति के साथ नहीं बल्कि कई आदमियों के साथ मनाई जाती। कैसे बताता कि इज्जत हर रात तार तार होती है और सुबह फिर से घूंघट में छुपा दी जाती है। अगर कोई औरत अपनी पीड़ा बताने की कोशिश भी करती तो उल्टा उसे ही बदनाम कर दिया जाता। भला कोई औरत ही कैसे बता देती कि उसकी इज्जत के साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे वह नई नवेली दुल्हन भी इस घर का हिस्सा बन गई, कम सी नाजुक और सीधी सादी। शुरुआत में जेठानी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसे मेरे साथ किया था। अपने हाथों से भात खिलाना, घी में तैरते हुए चावल और प्यारी सी बातें। पर जैसे ही उसके शरीर ने थोड़ा सा सुकून पकड़ा, फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कभी किसी कमरे में भेजा जाता, कभी किसी कमरे में, और फिर उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो कभी मेरे साथ हुआ था। हर रात अलग अलग हैवान उसकी देह पर अपने नाम लिखते, पर उसकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूरी मुझ में भर दी गई थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। सिर्फ 10-12 दिन ही हुए थे शादी को। फिर एक सुबह फिर वह अपने ही बिस्तर पर मरी हुई मिली। चेहरा शांत पर शरीर चीख चीख कर बता रहा था कि उसने क्या क्या सहा। उस दिन फिर वही बात दोहराई गई। कमज़ोर थी इसीलिए मर गई, नई छोरी देखनी पड़ेगी। मैं और मेरी जेठानी उस दिन उस मरी हुई लड़के के कमरे में थे। उसके बिखरे हुए कपड़े जो रात भर की हैवानियत के बाद उसके शरीर से अलग हुए थे, कहीं बिस्तर के कोने में, कहीं ज़मीन पर पड़े थे। मैं चुपचाप उन्हें समेट रही थी, एक मूक दर्शक बनकर, एक गुनाह को साफ करने। मेरी जेठानी बड़ी सफाई से उसके बेजान जिस्म को कपड़े पहना रही थी। मैं देख रही थी, सोच रही थी कि कैसे मैं भी अब इस घर के पाप में बराबर की भागीदारी बन गई थी। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वह लड़की कैसे मरी। न कोई सवाल, न कोई मातम। बस गांव में एक खबर उड़ी, गिरिराज की एक और दुल्हन मर गई और मामला शांत। उस वक्त न तो कोई मशीनें थी जो किसी औरत की मौत का कारण उजागर कर सके, न कोई इंसाफ मांगने वाला। औरतें तो बस चुपचाप लाकर रख दी जाती और जब मर जाती तो बस मिट्टी में दफना दी जाती। घर में एक औरत के मरने का 12वां भी नहीं हुआ, उससे पहले ही दूसरी की तलाश शुरू हो जाती थी। और फिर वही हुआ, एक नई लड़की और लाई गई थी। इस बार वह लड़की मेरे ही गांव की थी, उम्र में मुझसे 2-4 साल बड़ी। गांव में पहले से ही बदनाम, उसके आशिक एक नहीं कई थे। माँ बाप ने समाज की बदनामी से बचने के लिए उसे इस नरक में धकेल दिया। जैसे ही वह दुल्हन बनकर इस घर में आई, उसके साथ भी वही सब शुरू हुआ जो बाकी सबने सहा था। मगर किस्मत से यह शायद उसके पुराने पाप पुण्य के चलते 2 महीने बाद ये खबर फैले कि वह गर्भवती है। घर में जैसे पहली बार कुछ राहत की सांस ली गई। खानदान का वारिस मिलने वाला था। रसोई में बैठे हुए एक दिन मेरी जेठानी ने उससे पूछा, किसकी औलाद है ये? पर वह बड़ी बेपरवाह से बोली, 3 आदमियों के साथ संबंध रहे, मुझे क्या पता किसके है। मेरी जेठानी ने तुर्श आवाज़ में कहा, ज़्यादा बातें मत बना, यहाँ के सारे आदमी बाप बनने के काबिल ही नहीं हैं। अब सच्चाई बता। मैंने धीमे से पूछा, तो फिर ससुर के 3 बेटे? जेठानी कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, यहाँ तो सास भी बच्चे किसी और से करती है और नाम ससुर का देती है, बस खानदान की शान बनी रहनी चाहिए। तब वह लड़की चुपचाप बोली, सच कहूँ तो यह बच्चा मेरे पड़ोस वाले आशिक का है। शादी से पहले ही मैं पेट से हो गई थी। यह वही है। अब जब भी औलाद चाहिए होती वह रात के अंधेरे में रासलीला करने निकल पड़ती, झूठी शानो शौकत को बरकरार रखने के लिए उस 4 दीवारी से। उसकी आंखों में कोई ग्लानि नहीं थी, बस एक ठंडी सी स्वीकृति थी, जैसे कह रही हो, तुम सब जो कर रहे हो उससे कुछ अलग नहीं किया मैंने। उस 4 दीवारी में हर औरत की कहानी एक सी थी, बस चेहरे बदलते थे, किस्मत नहीं। और मैं बस दीवार से टिककर सोचती रह गई, इंसान सिर्फ जन्म से औरत नहीं बनता, यहाँ तो उसे हर रोज़ मौत से गुजर कर औरत बनना पड़ता है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।